यार मोहम्मद को फांसी की सज़ा सुना दी गई और एक हफ्ते बाद इसे फांसी होनी थी। फांसी से कुछ लम्हे पहले यार मोहम्मद रो रहा था तो जज ने इसे रोते हुए देख लिया। जज ने इससे कहा कि मौत के खौफ की वजह से रो रही हो। तो यार मोहम्मद ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता। रो मैं इस बात पर रहा हूँ कि पिछले दिनों मैंने एक बैंक में डाका डाला और वहाँ से 5 करोड़ और 60 लाख रुपए लूटे थे। पैसे घर आकर मैंने एक पुराने मॉडल के टीवी के अंदर रख लिए थे और ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, हत्ता कि मैं अपनी बीवी को भी नहीं बताई। अब मुझे डर है कि मेरे मर जाने के बाद बीवी वो टीवी फरोख्त कर देगी कबाड़ में और इस तरह मेरे इतने पैसे ज़ाया हो जाएंगे। यार मोहम्मद को सूली पर लटका दिया गया तो जज इसके घर गया और इसकी बीवी से 10 लाख रुपए में वो पुराना टीवी खरीद लिया। घर जाकर इसने टीवी को तोड़ा तो हैरान रह गया क्योंकि इसके अंदर तो यार मोहम्मद एक तंदूर पर रोटियां लगाता था। सुबह सुबह जाता था और फिर रात गए तक उधर रोटियां लगाता रहता था। यार मोहम्मद की बीवी इस पर खफा रहती थी कि तुम घर में मुझे और मेरे बच्चों को वक्त नहीं देते, सुबह घर से निकलते हो और रात को आते हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। मुझे बहुत खौफ महसूस होता है क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। इसने अपनी बीवी को समझाया कि मैं तुम्हारे और अपने बच्चों की खातिर ही ये कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरे जिस्म में ताकत बाकी है, मैं इस वक्त मेहनत करके रोज़ी रोटी कमा सकता हूँ, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा तो मुझसे ये काम नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों की खातिर कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ ताकि इनकी पढ़ाई और इनके मुस्तकबिल में होने वाले अखराजात पूरे हो सकें। एक रात यार मोहम्मद अपने तंदूर बंद करके वापस जा रहा था तो इसने सड़क पर एक अजीब मंजर देखा। इसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी लेटा हुआ है और इसकी टांगें हल रही हैं। यार मोहम्मद ने सोचा कि शायद आदमी को कुछ हो गया है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसे मेरी मदद की ज़रूरत है। मगर वो जैसे ही आदमी के करीब गया तो इसकी रूह लरज़ गई क्योंकि आदमी के मुंह से खून बह रहा था। इसके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया था। आदमी मुंह से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था मगर अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे, इसके होंठ कांप रहे थे। यार मोहम्मद इस आदमी की मदद करना चाहता था। उसने हिम्मत करके इसके सीने से वो खंजर निकाला और फिर आदमी को सहारा देकर उठाना चाहा ही था कि वहाँ पुलिस की एक गाड़ी गुजरी। पुलिस वालों ने यार मोहम्मद को इस हाल में देख लिया कि इसके हाथ में खून से लथपथ खंजर था और आदमी इसके सामने पड़ा था। यार मोहम्मद की बदकिस्मती थी कि इस आदमी की जान इसकी गोद में ही निकल गई। पुलिस गाड़ी से उतरी और फौरन यार मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। यार मोहम्मद चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं तो इस आदमी की मदद कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसकी कोई बात ना सुनी और इसे पकड़ते हुए गाड़ी में डाला और सीधा जेल ले गए। लाश विरसा के हवाले कर दी गई और यार मोहम्मद को 302 के केस में जेल में डाल दिया गया। यार मोहम्मद की बीवी तक जब ये खबर पहुंची कि इसके शोहर के हाथों एक कत्ल हुआ है तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो खौफ से कांपने लगी, अपना सर पीटने लगी। इसे खुद से ज़्यादा अपने छोटे छोटे बच्चों की फिक्र थी कि इनका क्या बनेगा। इसकी बीवी अपने शोहर से मुलाकात के लिए आई तो यार मोहम्मद ने रोना शुरू कर दिया। इसने बीवी को इस बात का यकीन दिलाया कि तुझे तो पता है मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया। वो आदमी जख्मी हालत में वीरान सड़क पर पड़ा था। मैंने इस शख्स की मदद करना चाहिए मगर उल्टा मुझे ही इसका कातिल समझकर इन लोगों ने पकड़ लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे दूं। वो आदमी भी इस दुनिया से चला गया जो मेरी बेगुनाही का वाहिद सबूत था। बीवी ने इसे तसल्ली दी और कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक वकील को जानती हूँ और वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे और तुम्हारा केस लड़ेंगे। यार मोहम्मद की बीवी एक वकील साहब के पास गई। वकील साहब ने इसकी पूरी कहानी सुनी और इस बात का यकीन दिलाया कि मैंने तुम्हारे शोहर का केस लड़ूंगा, मुफ्त बिना किसी मुआवजे के। कुछ अरसे बाद यार मोहम्मद की अदालत में पेशी हुई। जज साहब ने वकील के दलाइल सुने। वकील साहब ने जज को कायल करने की कोशिश की और इसे सारी हकीकत बताई मगर बदकिस्मती से तमाम सबूत यार मोहम्मद के खिलाफ ही जा रहे थे। जज ने अपना फैसला यार मोहम्मद के खिलाफ महफूज कर लिया। यार मोहम्मद की फांसी की तारीख तय कर दी गई।
अब यार मोहम्मद को इस बात का यकीन हो चुका था कि वो अब नहीं बच सकता। इसके गिने चुने जिंदगी के बाकी दिन रह गए हैं। आधी रात को जज साहब अपने गरम गरम बिस्तर में अपने घर में सो रहे थे कि घर के मुलाजम ने इनके दरवाजे पर दस्तक दी। जज अपने मुलाजम पर बहुत नाराज हुआ कि रात के इस पहर तुमने मुझे नींद से क्यों बेदार किया। मुलाजम ने इससे कहा कि जनाब आप मुझ पर खफा मत हों। घर के चौकीदार ने मुझे बताया है कि कोई औरत दरवाजे के बाहर बैठी है। चौकीदार ने इसे भगाने की बहुत कोशिश की, मगर इसने कहा कि मैं जज साहब से मिले बगैर वापस नहीं जाऊंगी। सर्दी की शिद्दत की वजह से औरत मर न जाए, इसलिए आपको जगाया है, आपसे पूछने के लिए कि आप इस औरत से मिलेंगे या फिर इसे सर्दी में मरने दिया जाए। जज साहब ने गुस्से से कहा, मरती है तो मरने दो। मैंने इससे नहीं कहा था कि आधी रात को यूं मुझसे मिलने चली आए। मुलाजम ने चौकीदार से कहा कि जज साहब इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते, लिहाजा औरत से कहो कि वापस चली जाए। औरत ने कहा कि मैं सुबह तक इधर ही बैठी रहूंगी। जज ने दिल में सोचा कि कहीं औरत जिद में आकर गेट के सामने रात ही न गुजार दे। वो अपने बिस्तर से उठा और औरत से पूछा कि क्या मसला है, रात के इस पैर तुम मुझसे क्या चाहती हो। यार मोहम्मद की बीवी ने कहा, जज साहब मेरा शोहर बेगुनाह है, आपने इसके खिलाफ अपना मुकदमा सुनाया है। मैं इस दुनिया में अपने शोहर के अलावा कोई मेरा अपना नहीं है। मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे और मैं लावारिस हो जाऊंगी। इसके बाद इसने जज को सारा वाकया बताया कि किस तरह मेरा शोहर सड़क के किनारे एक जख्मी की मदद करने गया और किस तरह पुलिस वालों ने इसे मौके पर पकड़ लिया। जज ने यार मोहम्मद की बीवी से कहा कि मैं इस बात का वादा तो नहीं करता कि तुम्हारा शोहर बच जाएगा, मगर मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करूँगा। औरत वापस चलेगी और जज सारी रात सो न सका। इसे बार बार इस औरत का अफसरदा चेहरा परेशान कर रहा था। अगले दिन जज साहब ने यार मोहम्मद से मुलाकात की और इससे कहा, सच सच बताओ तुमने ज़िंदगी में ऐसा क्या किया जो तुम इस केस में बुरी तरह फंस गए हो। क्या ज़िंदगी में तुझसे कभी कोई गलती हुई है? अगर तुम मुझे हकीकत बता दोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। यार मोहम्मद ने रोकर कहा कि जज साहब वैसे तो मैंने ज़िंदगी में किसी को कोई तकलीफ़ नहीं दी, मगर एक दफ़ा मुझसे एक गलती हुई थी। गलती के फ़ौरन बाद मुझे अपनी गलती का एहसास भी हुआ था, मगर उस वक्त मैं अपनी गलती का अजाला नहीं कर सकता था। मैं अपने तंदूर पर रोटियां लगा रहा था। ग्राहकों की एक लंबी कतार रोटियां लेने के लिए खड़ी थी। मैं ग्राहकों को रोटियां देने में मसरूफ़ था कि एक बिल्ली गूंदे हुए आटे में घुस गई। इसने ना सिर्फ आटा खराब किया बल्कि कुछ रोटियों का भी सत्यानाश कर दिया। मुझे काम की थकावट पहले ही सी थी, ऊपर से बिल्ली ने मेरा नुकसान कर दिया। मैंने गुस्से में आकर बिल्ली को पकड़ा और तंदूर में डाल दिया। बिल्ली की चीखें सुनकर मैं खौफ से कांपने लगा। मुझे फौरन ही अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने जलते हुए तंदूर में हाथ डालकर बिल्ली को निकालना चाहा। मेरा हाथ तो जल गया, लेकिन बिल्ली को भी बाहर ना निकाल सका और वो भी जल के राख हो गई। इसने जज साहब को अपना जला हुआ हाथ भी दिखाया। यही मेरी ज़िंदगी की वाहिद गलती थी जिसने मुझे खौफ में मुब्तला रखा। मुझे लगता है कि इसी वजह से मैं आज इस मुसीबत में फंस चुका हूँ। जज ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तमाम गवाहों की मौजूदगी में तुम बुरी तरह फंस चुके हो। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा बचने का कोई उम्मीद है। यार मोहम्मद जज के ये अल्फाज सुनकर हैरान हो गया। फांसी के एक दिन कबल वो दहाड़े मार मार के रो रहा था। जज ने इसे रोते हुए देखा तो कहा, क्या मौत की खौफ की वजह से इतना रो रहे हो? यार मोहम्मद ने कहा, नहीं जज साहब, मरना तो एक दिन सबको ही है। रो इसलिए रहा हूँ कि मुफलसिस से तंग आकर मैंने एक बैंक में डाका मारा था। 5 करोड़ 60 लाख की रकम लौट कर घर आया था। बीवी से छुप कर मैंने वो रकम कबाड़ खाने में पड़े एक पुराने मॉडल के टीवी में डाल दी थी। अपनी बीवी को इसलिए नहीं बताया था कि वो राज की कच्ची औरत है, इसके पेट में कुछ नहीं ठहरता। अब जबकि मुझे थोड़ी देर में फांसी होने वाली है, तो मुझे इतना वक्त भी नहीं दिया जा रहा कि मैं अपनी बीवी को बता सकूं कि वो पुराना टीवी हमारे लिए कितना अहम है, वो जल्दी से इसे तोड़कर पैसे निकाल सके। जज ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ये काम मैं खुद करूँगा। यार मोहम्मद ने जज का शुक्रिया अदा किया। फजर के वक्त इसे सूली पर लटका दिया गया और सुबह सुबह ही जज ने अपने कुछ मुलाजमों को लिखा पढ़ा कर यार मोहम्मद के घर भेज दिया। उन्होंने यार मोहम्मद के घर के दरवाजे पर दस्तक दी।
تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ ایک ملازم نے عورت سے کہا، جی ہم اولڈ کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئے ہیں، آپ کے گھر میں موجود ہر چیز بھی پرانی ہے، ہمیں وہ اچھی قیمت پر آپ سے خرید لیں گے۔ عورت نے کہا کہ ہمارے گھر میں 3 چیزیں پرانی ہیں، ایک لالٹین، ایک ٹی وی اور ایک پیانو بھی ہے، مگر میں یہ چیزیں فروخت نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ ملازموں نے جج کو کال کی اور کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے پر دستک دی اور عورت سے کہا، 4 لاکھ پیانو کے، 5 لاکھ ٹی وی کے اور 2 لاکھ لالٹین کے ملیں گے، اگر سودا منظور ہے تو بتائیں۔ عورت نے دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ ملازموں نے دوبارہ جج کو کال کی کہ عورت نہیں مان رہی۔ جج نے کہا، مان جائے گی، تم چیزوں کے ریٹ بڑھا دو۔ ملازمین نے تیسری بار دروازے پر دستک دی۔ عورت نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا، پیانو کا 10 لاکھ، ٹی وی کا 12 لاکھ اور 5 لاکھ لالٹین کا ملے گا، اگر سودا منظور ہے تو بتاؤ۔ عورت نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے سودا منظور ہے، مگر پہلے پیسے پھر چیزیں آپ کے حوالے کروں گی۔ ملازموں نے عورت کو 27 لاکھ ادا کر کے اس سے پیانو، لالٹین اور ٹی وی لے کر آئے اور جج کے حوالے کر دیا۔ جج نے لالٹین اور پیانو ملازموں کو دے دی اور ٹی وی لے کر کمرے میں بند اسے توڑنا شروع کیا، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ ٹی وی کی سکرین کے پیچھے 2 مرے ہوئے چوہے پڑے تھے۔ جج اپنا سر پکڑ کے ادھر ہی بیٹھ گیا اور دل میں سوچا کہ مرنے والے یار محمد نے مرتے وقت مجھے چونا لگایا ہے اور اپنے بیوی اور بچوں کے لیے ساری عمر کے خرچے کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔